सबसे पहले 5 मार्कर्स अटेम्प्ट करना चाहिए। आफ्टर दैट आप 3 मार्कर्स कर सकते हैं, 4 मार्कर्स, जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, वो सेक्शन अच्छे से आता है, जो सा भी आपको। और लास्ट में आपको वो सेक्शन जाना चाहिए आपको लगता है कि जो मेरा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है डाइसी है, कि मेरे थोड़े गलत भी हो सकते हैं, या आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें आते नहीं होते। मैं स्टूडेंट्स को करती हूँ रिकमेंड कि आपको क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स लेने हैं पेपर को देखने में, कि गो थ्रू करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं क्या। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो दैट इज योर, वो जो टाइम होता है वो आपका जो 3 आवर्स का टाइम होता है, 3 आवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंटेबल करना है कि आप ऐसा दिखे कि आपकी जो चेकर्स हैं, आपके एग्जामिनर आपकी नोटबुक को चेक करने की, जो आपकी कॉपीज उनकी आएंगी वो चेक करेंगे, उनको पता चले कि फर्स्ट पेज से ही पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है। कि जैसे अगर डेली बेसिस की भी अगर मैं बात करूं, जो शेड्यूल बच्चों को फॉलो करना चाहिए, which subject they should take first? The right way is that कि आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट के डिफिकल्ट पार्ट को उठाना चाहिए। लाइक आपको साइंस में कोई चैप्टर आपकी आपके 5 to 7 चैप्टर्स आ रहे हैं जी, बट देयर इज वन चैप्टर जो आपको लगता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम देता है जी, मुझे समझ नहीं आता, तो आपको उसको सबसे पहले उठाना चाहिए। मैं बोलूं मेरा बच्चा लर्निंग में अच्छा नहीं है, मैं थप्पड़ मारूं उसको, तू याद कर, बट आई नो शी इज गुड। अगर वो मैथ्स में अच्छी है तो इट मींस शी हैज माइंड। मैम पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी पेरेंटिंग टिप यही है कि बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए जी। एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम। अब सबसे बड़ी बात, बच्चे दूसरों से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन उसके तो 90% आ गए, उसके तो 95% आ गए, आपके 80 क्यों आए, आपके 85 क्यों आए। क्या कोई आज जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको पता है कि आपके 10th में 12th में कितने मार्क्स आए थे? नमस्ते इंडिया एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द ट्रेंडिंग कॉन्वर्सेशन। क्या आपके भी घर में बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी क्लास के एग्जाम्स हो? घर में थोड़ा सा तो टेंशन चल रहा होगा, पेरेंट्स भी टेंशन में होंगे कि क्या करें, बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आई डोंट नो कैसे बच्चे अपेयर करेंगे। प्रिपरेशन तो हो गई है और साथ ही साथ बच्चों को भी थोड़ा सा टेंशन होगी, जो स्पेशली जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स, उनके भी माइंड में टेंशन होगा, बिकॉज स्कूल में एग्जाम देना इज अ सेपरेट थिंग एंड कहीं पर जाके पेपर देना थोड़ा सा टेंशन होता है, हालांकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो चिल्ड्रन प्लीज, जो आज के गेस्ट है बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वो एक एजुकेशनिस्ट हैं जिनको काफी टाइम से, ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 15 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है इन कोचिंग लाइन। अलॉन्ग विद इट उन्होंने अभी कुछ टाइम हुआ है, अराउंड 2-3 ईयर्स से उन्होंने न्यूमोलॉजी भी स्टार्ट किया है, तो शी इज अ न्यूमोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर आज आप लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आज आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगी कि आप आपका एग्जाम कैसे अपेयर करें, कैसे उसे प्रेजेंट करें, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर शीट, कैसे आपको लिखना चाहिए, कौन सा सेक्शन आपको पहले अपेयर करना है, ये सारा आपको जो है मैम है आज आपको वो सब बताएंगी। सो पेरेंट्स, आप लोग भी बिल्कुल टेंशन ना लें, बल्कि अपने बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करिए कि ठीक है एग्जाम है, नॉर्मल वे में जाइए अच्छे से, बस आपका हार्डवर्क में कोई कमी नहीं रखनी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, सो दैट वहां पे जब आप जाएं आप आपका एग्जाम बहुत ही रिलैक्स मोड में अपेयर कर पाए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। सो जॉइनिंग अस टुडे is a very special guest. She is multi-talented. She is a tutor, have been taking coaching classes for the past 15 years, and also she is a pneumologist. So let's welcome Mrs. Poonam Ratra. Hello ma'am, how are you? Fine, how are you? Doing well ma'am. Thank you so much for coming on to our show and अपने time निकाला इसके लिए, really thanks a lot. Thanks to you ma'am for your appreciation. नहीं ma'am, please थोड़ा सा आप introduction दीजिए अपने बारे में. Yes ma'am, I'm Poonam Ratra and I'm a tutor and I have experience of teaching the student from the last 15 years. Okay. And by qualification I have done BCom from the Delhi University. After that I have done MBA from the IMT Ghaziabad. उसके बाद मैम मेरा हुआ BEd क्योंकि मेरी फील्ड हो गई चेंज। Before marriage I was in a banking line. So I did MBA to pursue my career. But after marriage वो फील्ड मेरे लिए नहीं सही रही just because of the family responsibility. So I quit that field and pursue my career in the teaching line. That's so I also done BEd from the Kurukshetra University in economics and English. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आज का पॉडकास्ट है वो स्पेशली बच्चों के लिए है, because as we know that the exams are approaching
एंड उसके लिए हम लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैम शेयर करेंगी कि किस तरीके से आपको आपका एग्जाम अपेयर करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अलॉन्ग विद इट हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर शीट। बट पढ़ के जरूर जाना है, इस चीज का ध्यान रखना, कोई मैजिक नहीं होने वाला। बट यस मैम, प्लीज जस्ट हाईलाइट ऑन टू दिस। मैम सबसे पहले तो हमें अपने जो किड्स हैं उनको सबसे पहले ये बोलना है कि यू आर लेजेंड। तो मैम हम क्या करते हैं, समटाइम्स बच्चे किसी चीज में वीक होते हैं ना, तो हम उस चीज को उनको मतलब उस चीज को बार बार बोल के ना, लाइक कोई एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम। राइट। तो कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में अच्छा है, बट वी ऑलवेज सेड दैट मैथ्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जिसमें वो अच्छा भी होता है उसको वो चीज उसकी डाउन होने लग जाती है। तो हमें सबसे पहले तो एज अ पेरेंट हमें ये करना नहीं चाहिए कि जिस चीज में वो अच्छा है जस्ट फाइंड आउट दैट कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटीज होती कोई है, सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है। तो आप उसी में बच्चे का करियर परस्यू करने के लिए उसी में अभी से स्टेप उठाना स्टार्ट करना चाहिए। ये तो मैम पेरेंट्स के लिए है। एंड मैम बच्चों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम को आपको जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो दैट इज योर, वो जो टाइम होता है वो आपका जो 3 आवर्स का टाइम होता है, उस टाइम में आपको जो आपकी एक पूरी ईयर की मेहनत है वो 3 इयर्स में आपकी शो होगी टीचर के सामने। बिल्कुल। तो वो आपको 3 इयर्स को, इस 3 आवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंटेबल करना है कि आप ऐसा दिखे कि आपकी जो चेकर्स हैं, आपके एग्जामिनर आपकी नोटबुक को चेक करने की, जो आपकी कॉपीज उनकी आएंगी वो चेक करेंगे, उनको पता चले कि फर्स्ट पेज से ही पता चल जाए कि आपका लेवल क्या है, कि आप टॉपर्स में आते हो, कि एवरेज हो, कि डाउन हो, वो उनको फर्स्ट शीट से पता चल जाता है। तो दैट इज अ रिप्रेजेंटेबल वे टू राइट डाउन द आंसर्स। एक्यूरेटली सेड मैम। तो उनके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपको स्मार्ट वर्क पे किस तरीके से जाना है, यू हैव टू मेक योर शीट्स प्रेजेंटेबल लाइक दैट कि ऐसा लगता है ना जैसे हम कोई चीज फूलों की लगा के अगर किसी को पेपर्स कोई आपके टीचर से एग्जामिनर चेक करी हो, एक हॉच पॉच सब कुछ आए तो उसका मूड भी खराब हो जाएगा चेक करने के टाइम पे। बिल्कुल। प्रेजेंटेबल वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखी जा रहे हो 2 पेजेस 3 पेजेस विदाउट हाईलाइट क्या, विदाउट पॉइंटर्स, विदाउट आपकी कोई भी आपने फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए, सिर्फ उसको चीज को एक्सप्लेन करे जा रहे हो, तो टीचर का इंटरेस्ट हो जाएगा। वो उनको उसका इंटरेस्ट 1 मिनट तक आएगा चेकिंग के टाइम, उसके बाद दे लॉस इंटरेस्ट और ठीक है 5 में से ठीक है 2.5 दे देंगे, 3 दे देंगे। तो वो टॉपर्स नहीं बन सकते। टॉपर्स के लिए हर चीज एक्यूरेसी में होनी चाहिए कि हमें आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, उनको पॉइंटर्स देने हैं, 3 मार्कर्स को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, 5 को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, 2 को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंड द मार्क्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ट्रू। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि मार्क्स नहीं देखते, लाइक 1 मार्कर का क्वेश्चन है, दे नो द आंसर वेरी मच, एक आंसर को 1 मार्क को तो पूरी शीट पे भर देंगे, 4-5 लाइन्स में 4-5 में पूरी शीट पे भर देते हैं। अच्छा। उनको आता है जी, आता है आने में वो 1 में से आपको 5 तो देने देगा टीचर। जो इम्पोर्टेंट है वही मेंशन करना है हम लोग, जो एग्जैक्ट definition है, फॉर एग्जांपल only the students is required to mention for the 1 marker only, कि लाइक उनको पता है कि 1 मार्कर का तो बहुत अच्छे से आता है तो मैं पूरा पेज भर दूं, उससे क्या फायदा है, उससे कुछ नहीं, उसको टाइम वेस्टेज है, टाइम वेस्ट है। 1 में से तो 1 ही मिलेगा, 1 में से 5 तो मिल नहीं जाएगा आपको। तो 5 वाले को अगर नहीं आता तो 4 लाइंस पे कंप्लीट कर देंगे, और 2 मार्क्स वाले को आता है, 3 को आता है तो 4 पेजेस भर देंगे। और समटाइम ऐसे होता है कि लास्ट में पेपर छूट जाता है। हाँ, what is the right way to start? उनको 5, 4 या 3 जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा हमें इंसाइट शेयर करें। मैम बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहले ये होता है कि दे हैव 15-20 मिनट्स फॉर द रीडिंग टाइम। ओके, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उनको क्वेश्चन पेपर उनको मिल जाता है 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स दे हैव फॉर द रीडिंग टाइम। उस टाइम को मैम सबसे अच्छा यूज किया जा सकता है। हाँ जी, लाइक उस टाइम फ्रेश माइंड होता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं बच्चे उस टाइम। तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या करना, गो थ्रू, फटाफट 2 मिनट में गो थ्रू कर दो कि पेपर क्या आया है, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है 15 मिनट अगर आप किसी चीज में रहोगे कि पेपर क्या है मैं देखूं, सिर्फ 2 मिनट्स देने हैं पेपर को देखने में, कि गो थ्रू करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या आते हैं। हाँ। उसके बाद जो टाइम बचा आपके पास होती है एमसीक्यूज, यू हैव 20 एमसीक्यूज। ओके, तो वो आपको उस एमसीक्यूज को अच्छे से पूरा 1-1 को अच्छे से पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे आप पेन होल्ड नहीं कर सकते हो, कुछ लिख नहीं सकते हो, यू कांट राइट। तो उस टाइम पे आपने उन सब एमसीक्यूज को माइंड में सॉल्व कर लेना है।
अच्छा। लाइक मैथ्स के तो नहीं कर सकते, लाइक हाँ, थ्योरेटिकल हाँ। सब्जेक्ट्स हैं हाँ, वो आप कर सोशल सकते स्टडीज हो, हो गया, सोशल साइंस स्टडीज हो हो गया, गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश साइंस हो हो गया, गया, राइट। यू कैन डू बाय योर माइंड हाँ, एट दैट टाइम। वो आपने उसी टाइम सॉल्व कर लिया। जब आपके पास आंसर शीट्स आई 20 मिनट्स के बाद, इफ यू आर परफेक्ट, आपको लगता है कि एमसीक्यूज मेरे 20 में से 15 तो कंफर्म्ड फाइनल है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है आंसर। एक्यूरेसी है उतने की, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन ए, अच्छा लाइक एमसीक्यूज। जी, क्योंकि मैम फर्स्ट इंप्रेशन जो टीचर पे जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके एमसीक्यूज 20 में से 4 ठीक होंगे तो टीचर का इंप्रेशन हाँ, पहले ही डाउन होगा कि जाएगी, बच्चा आगे नहीं आता हाँ उसको, एवरेज है या एवरेज है, बिलो हाँ, एवरेज है। बस राइट। तो इफ यू आर कंफर्म्ड कि 15 आपको या 15 से अबव आपके कंफर्म ठीक होंगे, जी, देन यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन ए। अच्छा, अदरवाइज आप उसको माइंड में रख के आप उसको लास्ट में कीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, ओके, या फिर आप एग्जाम मतलब नेक्स्ट शीट पे आप जब भी करें तो उसको जी, बिल्कुल लास्ट में लेके जाइए, ताकि स्टार्टिंग में उसको आपने नहीं करना। नहीं इफ यू आर कंफर्म कि मेरे 15 अबव आ सकते हैं इसमें, अच्छा, देन आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट उसमें कीजिएगा। टाइम कंज्यूम करें, हाँ ठीक है, तो आपके मैम 20 मिनट्स तो यही बच गए, 20 मार्क्स का पेपर आपका उसी टाइम ऑन सॉल्व द हो गया, स्पॉट हो गया, उसी टाइम सॉल्व, हो गया। राइट। आफ्टर दैट मैम सबसे पहले करना चाहिए 5 मार्कर्स। अच्छा, 5 जो मार्कर्स लें, के क्वेश्चंस को सबसे हाँ, पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 मार्कर्स में ही जो टॉपर्स होते हैं, मैं ये टॉपर्स के लिए बता रही हूँ मेन, हाँ, हाँ, कि टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं 5 मार्कर्स में ही जाते हैं। ओके, क्योंकि 3 मार्कर्स में दे गेन मार्क्स, हाँ, 4 मार्कर्स में भी इस तरीके की केस स्टडीज होती है कि 1 एंड 2 में डिवाइड होते हैं, दे गेट द मार्क्स। राइट, मार्क्स जाते हैं मैम सिर्फ उनके 5 मार्कर्स में। 5 मार्क्स, तो उनको 5 मार्कर्स को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है, ताकि वो स्ट्रेस फ्री होके उनको हाँ, अच्छे से प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेबल तरीके से, के, ताकि फ्लो चार्ट्स दें, अच्छे से हेडिंग देके, बुलेट पॉइंट्स देके एक्सप्लेन हाँ, करें, जी, तो ताकि 5 नंबर के आंसर्स को वो 5 मार्क्स पूरे लेके जाए। अच्छा, फुल मार्क्स मिलते हैं यस मैम, इन ऑल सब्जेक्ट? यस, मैथ्स में तो ठीक है, ऑफ कोर्स, इफ द और आंसर इज करेक्ट उसमें फुल मार्क्स सब मिलते में हैं, मिलते बट हैं। थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात इंग्लिश में करें तो, समटाइम्स लैंग्वेज का हो हाँ, जाता वही है, मैं पूछ रही लेकिन थी कि, इंग्लिश में भी गए हुए हैं बच्चों के फुल मार्क्स। लाइक इंग्लिश में समटाइम्स होता है कि लिटरेचर पार्ट में टीचर एक्यूरेसी के वोकैब के कई बार कट कर लेते हैं, हाफ मार्क्स ओके, है, ओके, बट वो भी अगर वो देखते हैं कि लाइक जो वोकैब है बच्चों ने बहुत अच्छी यूज, प्रेजेंटेशन साथ में बहुत अच्छी यस, है, आंसर करेक्ट लिखा हुआ है, कुछ वोकैब्स होती हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। ओके, लाइक ज्योग्राफी का हम पेपर कर रहे हैं तो हमें उसकी कुछ वोकैब्स होती है जो यूज करनी चाहिए। हाँ, हाँ, इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं तो उसकी कुछ वोकैब्स होती है हमें यूज करनी चाहिए, लाइक जी, डेवलपमेंट, ग्रोथ। हाँ, एंड आई थिंक ये आप अभी क्लास 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके बात कर नहीं रहे हैं। मैम, मैं ये जूनियर से स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो हम 6 से 7 के स्टूडेंट्स हैं जी, उनको मैं प्रेजेंटेशन अभी से सिखा देती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, वो ऑलमोस्ट ही गेट फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, 30 on अच्छा, 30, 30 on 20 and half. अच्छा, He is in 7th standard only. ओके, तो बट उसको उसका प्रेजेंटेबल भी मैंने अभी से ही ऐसा बना दिया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एकदम से बोर्ड एग्जाम में आके उस टाइम पे बच्चों को सिखाया जाए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और स्टार्टिंग से वो बेस बनाया जाए हाँ जी that this is the right way to present your answer, तो बहुत मैम, मेरे पास जो बेनिफिट है, स्टूडेंट्स हाँ, आते हैं जो मेरे पास जूनियर से होते हैं, लाइक 6 7 से होते हैं ना, वो बोर्ड तक तो दे बीइंग परफेक्ट परफेक्ट फॉर हो राइटिंग द जाते हैं, आंसर्स, लेकिन जी, जो 10th में आएंगे जी, या 9th में आते हैं तो उनको तो उसी टाइम सिखाना पड़ेगा। सिखाना क्योंकि पड़ेगा, 10th के कई बैचेस स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि वो अभी तक पैराग्राफ्स में ही आंसर लिख रहे आंसर होते लिख हैं। रहे हैं, आंसर्स दे नो कि ओके, आंसर्स क्या क्या लिखना है, लिखना है हमें, कंटेंट दे नो कि क्या हाँ, लिखना है कंटेंट, बट बिल्कुल, मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेबल तरीका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है नहीं उनका है, लिखने का। राइट, तो सबसे पहले 5 मार्कर्स अटेम्प्ट करना चाहिए। जी, आफ्टर दैट आप 3 मार्कर्स कर सकते हैं, 4 मार्कर्स, जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे आता से है, वो सेक्शन अच्छे वो से सेक्शन आता अच्छे है, से आता है, जो ओके, सा भी आपको। और लास्ट में आपको वो सेक्शन जाना चाहिए, आपको लगता है कि जो मेरा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है डाइसी है कि मेरे थोड़े गलत भी हो सकते हैं, हाँ, हाँ, या आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें आते नहीं होते ओके, बोर्ड्स में भी, लाइक स्टूडेंट्स को भी, अब जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं, मैं स्टूडेंट्स को करती हूँ रिकमेंड कि आपको क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, नहीं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आपको उस क्वेश्चन के नहीं आता ना, उसके बारे में कुछ तो आता कुछ है, ना कुछ कुछ लिख तो दो, पता है, हाँ, लेकिन दैट पार्ट यू हैव टू अटेम्प्ट एट द लास्ट, क्योंकि पूरा पेपर आपका चेक हो चुका है, हाँ, टीचर के सामने आपकी एक इमेज बन चुकी बन थी गए कि स्टार्टिंग से। बच्चे ने अच्छे से हाँ, तो एट द प्रेजेंट एंड किया अगर है, आप उसको कुछ ऐसा भी लिखेंगे ना जी, कि आपसे कुछ से बना के भी लिखेंगे, हाँ, तब भी हाँ, टीचर आपको उसमें मार्क्स दे देंगे, मार्क्स, क्योंकि आपकी एक हाँ, इमेज बन बच्चे चुकी ने है। एक मेहनत भी करी हाँ, है, थोड़ा सा ठीक है, एकदम टू द पॉइंट नहीं लिखा, बट somehow इमेज बच्चे की related, टीचर के आगे बन चुकी रिलेटेड होती है। आंसर लिखा है, राइट। तो ये जो 7 to 10 डेज और मे बी 2 वीक्स का जो टाइमलाइन है, बच्चों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए सो दैट वो लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करें, मतलब कैसे इसमें बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? मैम, अभी के टाइम पे तो उनको बच्चों को ऐसे करना चाहिए कि लाइक उनको अपने टाइम मैनेजमेंट को, जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, दे हैव टू जी, गिव एटलीस्ट 1 hour पर सब्जेक्ट,
लाइक अच्छा। 4 to 5 आवर्स का इनका इस टाइम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए अच्छा, पढ़ने का, डेली का। ओके। वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइक उनको जो 2 सब्जेक्ट्स का 2 आवर्स की तो हम स्टडी बच्चे रेगुलरली कर सकते रेगुलर हैं। करते हैं, राइट। तो 2 आवर्स की स्टडी, देन ब्रेक, देन 2 आवर्स की ऑफ स्टडी, कोर्स, देन ब्रेक, देन 1 आवर। हाँ तो 1 आवर जो मैम उनको सेपरेटली करना है, जी, वो उनको वो सब्जेक्ट लेना है जिसको उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक कोई बच्चा मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, किसी को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। लर्निंग तो 1 आवर, क्योंकि उस 1 आवर के अंदर 1 आवर को 1.5 पे भी वो बच्चा खींच लेगा कर फिर। सकता है, राइट। तो जिसमें प्रॉब्लम है उसको 1.5 या 2 आवर्स तक लेके जाए बच्चा। लाइक मैथ्स की तो मैं प्रैक्टिस डेली ही कहती हूँ बच्चों को। वो नहीं मिस हाँ, करना वो चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, डेली करना। चैप्टर उठाएं, उस चैप्टर को गो थ्रू थॉरली करें। लाइक बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर के 4 क्वेश्चंस उठाएं, फिर दूसरे के उठाएं, फिर तीसरे के उठाएं। ये दैट इज नॉट द राइट वे। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में 6 to 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको उसको ब्रेक करके चलना है कि मुझे ये एक चैप्टर आज खत्म करना है, with all the example, all the questions, all the exercises, with all the examples. Like आपको लगता है कि मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई, right. तो नेक्स्ट में मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाऊं। बच्चे क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस बुक के कर लिए, 4 उस बुक के कर लिए, तो दे डोंट नो कि उनका क्या हो गया और क्या रह गया, क्या मिस हुआ, क्या रह गया। तो एक तो सबसे पहले मैथ्स में ये करना चाहिए कि दे हैव टू 1 चैप्टर एंड कंप्लीटेड, और सबसे पहले जो मुश्किल है वो उठाएं। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि जैसे अगर डेली बेसिस की भी अगर मैं बात करूं, जो शेड्यूल बच्चों को फॉलो करना चाहिए, विच सब्जेक्ट दे शुड टेक फर्स्ट, कि जो उनको नहीं आता वो वाले को पहले स्टार्ट स्टडी करना चाहिए, या जो आता है इजीली पहले, ठीक है 2-3 आवर्स जो इजी सब्जेक्ट्स है उनकी स्टडी कर ली, एंड बाद में जो रेस्ट उन्होंने 2 आवर्स फॉर एग्जांपल रखा वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए रखा। तो व्हाट इज द राइट वे? The right way is that कि आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट के डिफिकल्ट पार्ट को उठाना चाहिए। लाइक आपको साइंस में कोई चैप्टर आपके 5 to 7 चैप्टर्स आ रहे हैं जी, बट देयर इज वन चैप्टर जो आपको लगता है कि ये मुझे बहुत प्रॉब्लम देता है जी, मुझे समझ नहीं आता, तो आपको उसको सबसे पहले उठाना चाहिए, उसमें ऑर्डर में जाना चाहिए, डिसेंडिंग में पहले सबसे मुश्किल, देन उससे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है लास्ट टाइम पे हम बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं एग्जाम्स जब आने वाले होते हैं। तो जब इजी वाला जो चैप्टर बचा होगा ना, तो आप उसको गो थ्रू करोगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बट जब डिफिकल्ट पे जाओगे ना, तो आप और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और ज्यादा हो जाओगे। तो जो क्योंकि नाउ यू हैव टाइम, आप उसको अच्छे से टाइम को उस डिफिकल्ट को दे सकते हो, लेकिन लास्ट में वो डिफिकल्ट को टाइम अच्छे से आप नहीं दे पाओगे। तो आपको सबसे पहले डिफिकल्ट, उससे लीस्ट डिफिकल्ट, देन इस रेशियो में आपको आगे चलना चाहिए। ठीक है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है हम कि जो इजी होता है ठीक है गो थ्रू कर लो, एंड डिफिकल्ट वो एंड में क्या होता है वो डिफिकल्ट है ना यार हो नहीं रहा, चलो छोड़ दो इस चीज को। ये भी मैम, ये भी चीज ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है। लाइक कोई स्टूडेंट्स होते हैं दे हैव गुड मेमोरी पावर, तो हम उनको कहते हैं आप डिफिकल्ट पहले करो, तो हम बाद में इजी करते जाएंगे। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मैम, वो भूल जाते हैं। अब अगर उनको डिफिकल्ट हमने पहले करा दिया तो एग्जाम आने तक तो भूल जाएंगे। तो उनके लिए फिर हमें उसको रिवर्स चलना पड़ता है कि पहले इजी उठा लो, ताकि हमें कंफर्म हो कि इजी पार्ट तो आप अपना स्कोर कर लोगे, और डिफिकल्ट हम एग्जाम्स के पहले साथ लेंगे ताकि आपके माइंड में वो भी चीज रहे। तो ये भी मैम स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है। और सारा रिवीजन तो देखिए मैम, एक जो लास्ट का जो मे बी एग्जाम से डे और 2 बिफोर वाला जो सिचुएशन रहता है, उस केस में भी यही फॉलो करना पड़ेगा कि सारा रिवीजन कर लिया, क्वेश्चन पेपर जो सैंपल पेपर्स होते हैं बच्चे उनको रिटन प्रैक्टिस करें। आई थिंक इसमें आप क्या बोलोगे, कितना एटलीस्ट कितना सैंपल पेपर्स बच्चों को अपेयर करके जाना चाहिए बिफोर द मेन एग्जाम? मैम मेरे पास अभी मेरे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके कम से कम 15 सैम्पल पेपर्स हो चुके हैं, और मैम मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था मैथ्स का लाइक अगस्त में, एंड बाकी रिमेनिंग सितंबर अक्टूबर तक सब डन था। अच्छा, साइंस का मेरे सितंबर में डन, अक्टूबर तक सब डन था। तो मेरे मतलब सैंपल पेपर्स मेरे अगस्त से सितंबर से ही स्टार्ट हो चुके थे। तो जितने हम सैंपल पेपर्स करते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मैम प्रैक्टिस इज मेन थिंग। समटाइम्स पेरेंट्स को लगता है कि मैम चैप्टर वाइज लो, चैप्टर वाइज लाइक हम बांटा होता है। लाइक मैंने दिसंबर तक सैंपल पेपर्स उठाए, अक्टूबर टू दिसंबर सैंपल पेपर्स उठाए, लाइक फुल जनवरी मैंने दोबारा से पर चैप्टर उनकी रिविजन कराई, पर चैप्टर दोबारा लिया। नाउ फरवरी में दोबारा सैंपल पेपर्स, ताकि सैंपल पेपर्स तो हमको करने ही करने हैं, लेकिन ये होता है कि दोबारा चैप्टर भी रिवाइज करने हैं, तो उनके लिए भी हमने टाइम असाइन करना होता है कि क्योंकि हम 2 महीने से सैंपल पेपर करते आ रहे हैं ना, फिर दोबारा चैप्टर्स को रिवाइज करना, रिकॉल करना, तो चैप्टर वाइज टेस्ट, देन फिर अगेन सैंपल पेपर्स।
तो मेरे हिसाब से 15-20 सैम्पल पेपर्स तो मैं ले लेती हूँ बोर्ड स्टूडेंट्स बिफोर एग्जाम, बिफोर एग्जामिनेशन, तो एक फोबिया भी निकल जाता है। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में टेंशन रहती है कि पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। कई बार ये रहता है कि पेपर में सब कुछ आता है, अच्छा लिखना क्या है, कैसे लिखे, एकदम उस टाइम पे ब्लैकआउट हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक कि बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम आप लोग एटलीस्ट 15-20 सैम्पल पेपर्स को अपेयर करके जाएं, सो दैट वो जो एक फोबिया है एंड ऑफ द टाइम का, वो आपको ना रहे। वन थिंग मैम मोर, जो सैम्पल पर भी अटेम्प्ट करना है मैम, वो भी बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन की तरह ही अटेम्प्ट करना है। हाँ बिल्कुल, लाइक आपको वॉच रखनी है सामने, जैसे आपको ऐसा ही करना है, ऐसा ही एटमॉस्फेयर देना है, लाइक आपका एग्जाम हो रहा है जी, आपको वो टाइम लिमिट देना है, उतना ही टाइम लिमिट देना है, हाँ। उसी बोर्ड की पैटर्न की शीट्स देनी है। लाइक हम किसी भी रजिस्टर में कर लें, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, प्रॉपर तरीके से, लाइक ऐसा लगे कि आप बोर्ड का पेपर ही दे रही हैं, क्योंकि हम जिस रिप्रेजेंटेशन से बच्चों को सिखाते हैं कि लाइक 5 नंबर्स में आपके इतनी शीट्स भरनी चाहिए मार्क्स की। हाँ। आपके जो सोशल के पेपर है, लाइक इंग्लिश का आपको कि आपकी जो लेटर आनी चाहिए, हाँ, इस तरीके से आनी चाहिए, हाँ, बहुत सारी चीजें होती है मैम, तो वो आपकी शीट्स में ही हम उनको बता सकते हैं। तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं, वो चीजें सही करते हैं, तो धीरे एग्जाम के टाइम पे उनको वो चीजें सोचने ही नहीं पड़ती, वो खुद से ही हो जाती है, वो ऑटोमेटिक फ्लो से अपने आप अपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, व्हाट इज द वर्ड लिमिट इन टर्म्स, लाइक मैम जैसे वन चांस है, जैसे अभी आप बता रहे हो कि जो पेज है हमें इतना कवर करना है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली फॉर साइंस, सोशल स्टडीज, बीट इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज है जो हिंदी हो गया, हाँ, सभी सब्जेक्ट्स का अलग क्राइटेरिया होता है। अच्छा मैम, लाइक साइंस है, साइंस में हमें अगर 2 मार्कर्स हैं तो देयर इज इनफ टू राइट 2 पॉइंट्स, 2 बुलेटेड पॉइंट्स ओनली, क्योंकि साइंस में हमें ज्यादा नहीं लिखना होता, साइंस में हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। अच्छा, साइंस में हम ये नहीं कहेंगे कि आपको शीट भरनी है, साइंस में जो चीज पूछी गई है यू हैव टू राइट, जिसकी टू द पॉइंट बात करनी है बस। बट मैम सोशल में ऐसा नहीं होता, लाइक 2 मार्कर सोशल में है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, डेट्स मेंशन कर दें या जो भी इवेंट किस टाइम पे अगर हुआ उसके बारे में बता दें। लाइक हमें जैसे 1 मार्कर इन सोशल स्टडीज, तो यू हैव टू राइट 2 or 3 लाइंस। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज ही आप इस पे थोड़ा सा गाइड करिए कि व्हाट शुड बी द लिमिट, एंड लेट्स स्टार्ट विद से सोशल स्टडीज 1 मार्क। सो 1 मार्कर से हम लोग 5 मार्क्स तक पे जाएंगे, और इस पे थोड़ा सा बताएंगे मैम। फॉर द सोशल स्टडीज फॉर द 1 मार्कर्स देयर इज ओनली 2 to 3 लाइंस इज एनफ। ओके, एंड मैम उसमें आपको कोई पॉइंट्स देने की नीड नहीं है, जैसे वन आप नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड मैम फॉर द 2 मार्कर्स आप 2 पॉइंटर्स दे सकते हैं। पॉइंटर्स में मैम आपका जब भी पॉइंटर्स देंगे तो यू हैव टू गिव द डबल पॉइंटर्स, लाइक स्मॉल पॉइंटर्स विल बी स्मॉल, छोटे पॉइंटर्स होते हैं तो वो आपको 4 देने हैं। लगे आपको पॉइंटर्स में आप बिग पॉइंट्स दे रहे हो तो 3 पॉइंट्स इज आल्सो इनफ फॉर दैट। अच्छा, उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन भी ऑफ कोर्स नहीं मैम, वो आप हेडिंग्स के पॉइंट्स होते हैं, अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन वाले आप दे रहे हैं तो देयर इज अ 2 फॉर इनफ। अच्छा, 2 हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 2 इनफ। अगर आप पॉइंटर्स दे रहे हैं तो अगर स्मॉल पॉइंटर्स हैं, लाइक आपकी 1 लाइन से छोटे पॉइंट्स में आ रहे हैं तो यू हैव टू गिव 4 पॉइंट्स। अच्छा, अगर पॉइंटर्स बड़े हैं, लाइक आपको 2 या 3 लाइंस में आपका पॉइंटर जा रहा है, कवर कर रहा है, तो मैम इट विल बी 3 पॉइंट्स इनफ फॉर द 2 मार्कर्स। नेक्स्ट कितना मार्क्स आता है मैम? फॉर द 3 मार्कर्स you have to give a small flow chart along with explanation. First of all, you have to give a small flow chart of the respective question. जिससे किसी भी क्वेश्चन में, लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछा what are the causes of poverty, तो you have to say causes of poverty, you have to give the heading of that, and you have to flow chart of that. Poverty की क्या होती हैं, lack of education, illiteracy, तो you have to make a flow chart of that, and along with the flow chart वो जो आपने फ्लो चार्ट्स में हेडिंग्स दी हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है और फर्दर सब हेडिंग्स करके उसका एक्सप्लेनेशन उसको हेडिंग्स में देके उनको आपको पॉइंट्स में आगे एक्सप्लेन करना है तीनों को, तो यू विल गेट 3 मार्क्स आउट ऑफ 3 मार्क्स इन दैट पैटर्न। ओके, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट ये जो फ्लो चार्ट ऐड करने का, सो दैट इससे ना रिकॉल भी रहेंगे पॉइंट्स बच्चों को। फ्लो चार्ट बन गया तो दे आर अवेयर कि ये पॉइंटर्स लिखने हैं, उसका ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैम आफ्टर 3 मार्क्स फॉर द 5 पॉइंट्स मैम, फॉर द 5 मार्कर्स में वैसे क्वेश्चन ब्रेक होके आते हैं ऑलमोस्ट 2 and 3।
अच्छा 3 and 2 लाइक या ऐसा 2 + 2 + 1 ऐसे करके भी? यस 1 + ओके 4 इस तरीके से आते अच्छा हैं। ओके तो मैम जब अगर आपका 1 + 1 2 करके आ रहा है वो तो आपको उसी पैटर्न से करना है हाँ जैसे आपको सेम बता फॉलो दिया। करना है राइट 1 को आपको 1 के अकॉर्डिंग लिखना है, 2 ओके को आपको 2 के अकॉर्डिंग जी एंड 3 को आपको 3 के अकॉर्डिंग। ओके एंड मैम अगर आपका 5 मार्कर्स का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है जी उसके लिए सबसे पहले लाइक मैं इसी क्वेश्चन को ले लेती हूँ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। जी तो इन दैट केस पहले यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज पॉवर्टी। हाँ पहले डिफाइन पहले किया आपको आपने डिफाइन करनी है, देयर इज नो नीड टू डिफाइन पॉवर्टी इन 3 मार्कर हाँ बट 5 मार्कर्स में यू हैव टू गिव द इंट्रो इंट्रो कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी मीनिंग क्या होता है क्या है, हाँ उसका मीनिंग आपने मीनिंग क्या है मेंशन उसका। किया राइट उसको मैम आप 2 या 3 लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे। जी उसके मार्क्स नहीं मिलते बट उससे मार्क्स इनहांस हो जाते इनहांस हो हैं। जाएंगे सो दिस इज द वे कि जो एक हम प्रेजेंटेशन की बात जो कर रहे थे कि यस प्रेजेंटेशन में भी ये ऐड हो जाएगा कि बच्चे ने प्रॉपर्ली पहले जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपने उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया यस सो इनहांस हो गया उस चीज तो से उससे मैम उसके बाद लाइक 5 मार्कर्स हैं तो यू हैव टू गिव 6 पॉइंट्स, अच्छा 6 हेडिंग के पॉइंट्स। अच्छा लाइक वहां पे हमने 3 की बात की थी, जी यहाँ भी हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे बट जी जो 5 मार्कर्स के फ्लो चार्ट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर अच्छा टू 3 मार्कर्स। अच्छा तो ओके उसमें भी आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है मतलब फ्लो चार्ट ऐसा होगा आपका कि 1 पेज में आपका पूरा फ्लो चार्ट ही कवर होगा वो। हाँ यू हैव कितना टू पेज कवर होना लाइक चाहिए मैम 5 मार्क्स के उसमें 5 मार्कर्स में 1 पेज का तो आपका फ्लो चार्ट ही जाएगा। लाइक आपने ठीक है उसमें हेडिंग दिया पॉवर्टी का और उसी पेज में आपका पूरा आपने फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट कवर एक्सप्लेन कर कर दिया। दिया ठीक है फ्रॉम द नेक्स्ट पेज से आपका आपके फर्स्ट 6 बुलेटेड 6 पॉइंट्स है हेडिंग वाले, अच्छा 6 हेडिंग वाले पॉइंट्स है। तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 पॉइंट्स इन 1 पेज, मतलब उससे ज्यादा नहीं। अच्छा समटाइम्स बच्चे एक ही पेज में 5 पॉइंट्स बता देते हैं कवर कर देते तो वो आप कम है थोड़ा सा रिटर्न एक पॉइंट में आपको 3 to 4 लाइंस देनी है ओके एंड देन यू हैव टू मेंटेन अ लाइन गैप बिटवीन बोथ द हाँ पॉइंट्स। बोथ द पॉइंट्स राइट तो ताकि आपको डिफरेंशिएट टीचर को दिखे कि ये पॉइंट खत्म हो गया देन आपको स्टार्ट हाँ किया। तो बिल्कुल आपको एक पेज में आपको 3 पॉइंट्स 3 आपको देने हैं पॉइंट्स और तो उसका एक्सप्लेनेशन होगा विद so approximately एक्सप्लेनेशन 2.5 to 3 pages यस are more than enough for या 5 5 marks मार्कर्स। तो देन इन दैट केस यू विल गेट द 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। हाँ ठीक है बिल्कुल एंड मैम इसी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं 5 मार्कर्स में। तो स्टेटमेंट में आपसे कोई भी स्टेटमेंट पूछी जाती है इज दैट ट्रू और नॉट, तो यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट। आपने उस स्टेटमेंट को उठाना है, जी बताना है एज अप टू यू जी इज इट अ गुड और अ बैड। ठीक है उसके इम्पैक्ट्स बताने हैं जी कि क्यों गुड है क्यों बैड है। क्यों बैड है एंड एट द एंड व्हेन यू आर वाइंडिंग अप द क्वेश्चन जी यू हैव टू गिव द कंक्लूजन। अच्छा यू हैव टू मेक अ बॉक्स एंड यू ओके हैव टू गिव द कंक्लूजन कि इस जो आपने बात बताई है इसका कंक्लूजन ये बनता ये है। बनता है तो दैट इज अ ओके टू वेज टू रिप्रेजेंट आंसर ऑफ ओके 5 मार्कर्स। ओके वेरी नाइस मैम बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए इस टाइम पर सो मैम जैसे अभी आपने बताया सोशल स्टडीज का एग्जाम हमें किस तरीके से अपेयर करना चाहिए एंड साइंस का बताइए प्लीज मैम साइंस में आपका जो पूछा जाता है दैट वो साइंस क्या है मैम, साइंटिफिक टर्म्स। जी तो साइंटिफिक टर्म्स में फालतू चीजें लिखनी ही लिखनी नहीं नहीं है। है हाँ बिल्कुल ठीक बात है पॉइंट्स पे वो जो चीज पूछी गई है जी उसका जवाब दो बस, दैट्स ओके इट। ओके मैम साइंस में सबसे पहली चीज होती है हर चीज का एग्जाम्पल देना आपको। हाँ विदाउट एग्जाम्पल आपकी कोई चीज उसमें है नहीं। लाइक हम छोटे बच्चों को बोलते हैं इसमें लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग का एग्जाम्पल उठाते हैं हम कि हाँ डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग दे देंगे लिविंग थिंग्स, उनकी डेफिनेशन दे देंगे, फिर लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी हाँ डेफिनेशन दे देंगे। बस बट कंप्लीट दैट हो इज नॉट अ गया राइट वे। ऑफ कोर्स जो डिफरेंशिएट आता है मैम उसमें टैबुलर फॉर्म्स देनी होती है। यू हैव टू मेक अ जी टैबुलर फॉर्म। ओके एक साइड पे आपको लिखना लिविंग थिंग्स, जी एक साइड पे आपको लिखना नॉन लिविंग थिंग्स। ओके यू हैव टू गिव द डिफरेंस ओके अप टू द मार्क्स। लाइक जी आपका 2 मार्कर्स का है तो यू हैव टू गिव द 2 डिफरेंस अच्छा along with the example। अच्छा 3 मार्कर्स है तो यू हैव टू गिव द 3 डिफरेंस 3 different along with the example। एग्जाम्पल 4 आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो इतने तो मिनिमम लिखने ही मिनिमम लिखने हैं, मेंशन करना है मिनिमम ठीक है मेंशन करने हैं। एंड मैम इसमें भी आप डायग्राम्स, हमारे सोशल हाँ स्टडीज में फ्लो मैं चार्ट्स वही होते हैं। हाँ मैं वही पूछ रही थी कि साइंस में तो डायग्राम्स भी साइंस इम्पोर्टेंट में मैम रहता है आप चीजों को एक्सप्लेन डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हो। जी कई क्वेश्चंस में तो मांग लेते हैं डायग्राम्स, 5 मार्कर्स में तो आपसे क्वेश्चंस की डिमांड ही होती है डायग्राम्स हाँ की। उसमें आपको बट बनाना अगर पड़ता 3 है मार्कर्स में आपसे डायग्राम नहीं मांगा बट आपको उसका कंटेंट थोड़ा सा आता है, हाँ हाँ लाइक हम कहते हैं कि हमें कंटेंट थोड़ा आता है लेकिन हमारे को डायग्राम आता है, हाँ तो यू तो कैन आप थोड़ा एक्सप्लेन। सा हाँ हाँ जी, थोड़ा सा आप आंसर में मेंशन कर दिया थोड़ा सा डायग्राम डायग्राम बता दिया ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ओके एंड ये हमारा साइंस हो गया नेक्स्ट इज फॉर इंग्लिश इंग्लिश मैम, इंग्लिश में हमें बुलेटेड पॉइंट्स में नहीं लिखना होता, जी उसमें हमें पैराग्राफ्स में लिखना होता है। जी एंड उसमें मैम जो इंग्लिश में हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ओके जितनी वर्ड लिमिट हमें क्वेश्चन में डिमांड है हाँ लाइक हाँ 30 to 40,
तो 40 का 45 जा सकता है, जी 60 नहीं जा सकता। ओके तो उसमें आपकी वर्ड लिमिट होती है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। ओके। तो इसमें बहुत बच्चों आप लोगों को केयरफुल होकर चलना है। तो उस कंटेंट के हाँ। अंदर आपको वो सब चीजें डालनी है हाँ। जो क्वेश्चन की डिमांड है। चैप्टर्स को प्रॉपर्ली मुझे लगता है गो थ्रू करना फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट, yes. है ना। साथ में एग्जांपल्स को बच्चों को अच्छे से, जो बुक्स में एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स मेंशन होते हैं उनका गो थ्रू करना, ये ऑल मतलब ऑल दीज पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट। मैम इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मैम इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि इकोनॉमिक्स का पेपर देने के लिए लाइक इकोनॉमिक्स हमारी जो 11th और 12th के दो में डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर। राइट। तो मैम माइक्रो के अंदर जो ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारी सारी कर्व्स होती हैं, हमारे सारे हाँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। राइट। तो बच्चे मैम उसमें क्या करते हैं, उसमें भी मेन तो मैम इकोनॉमिक्स हो गया, जियो हो गया, इनमें सब फ्लो चार्ट्स का ही मेन रोल है। फ्लो चार्ट्स बनाइए, एक्सप्लेन करिए, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके। और मैम इसमें एक चीज और आती है, लाइक आपका इसके अंदर शेड्यूल्स बनते हैं, जी। लाइक हमारा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व्स होते हैं, इक्विलिब्रियम हो गया, या सारा ये चीजें। तो मैम इसके अंदर हमें यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, जी। तो यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। जी। उसके बाद उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, करेंगे, शेड्यूल बनाओ, जी। देन यू हैव टू एक्सप्लेन बाय Okay. ग्राफिकली एंड शेड्यूल आल्सो। ओके। पूरी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक बनाया, एक लॉ ऑफ डिमांड का लिखा, डेफिनेशंस लिखी, छोटा ग्राफ सा बनाया, चार्ट, हाँ, that's it। बनाया, राइट। तो जो ग्राफ बनाया आप टीचर को बताओ तो सही आपने बनाया क्या क्या चीज है, अगर आपकी- प्रॉपर्ली मार्क होना चाहिए। Yes, जो ग्राफ बनाया मार्क्ड होना चाहिए। लाइक लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब चीज का प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। जी। नाउ आप शेड्यूल में दिखाओ ना कि चीज का प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, जी। तो नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आल्सो, दिस कॉन्सेप्ट। यस। आपने शेड्यूल बना के छोड़ दिया। हाँ। अब टीचर, आप ये सोचो, हमेशा ये सोचना चाहिए मैम, टीचर को नहीं पता, लाइक मैथ्स का टीचर है वो इकोनॉमिक्स का पेपर चेक कर रहा है, हाँ। हमेशा ये सोच के चलना चाहिए अच्छा कि आपको एक्सप्लेन कर रहे हो बाय योर पेपर, बाय योर जो आप हाँ। लिख रहे हो उसके जी। थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है टीचर को, हाँ। कि मैंने ये किया है और Right. इसका ये, लाइक मैंने शेड्यूल बनाया, लाइक डिमांड थी 4 की और इसका प्राइस हो गया 2, तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। ये मत सोचो टीचर को तो पता ही होगा, हाँ। तो ये पॉइंट्स कई जब आप पूरा एक्सप्लेन करते हो तो टीचर विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कितनी अच्छी ट्रिक है ना आपको फुल मार्क्स ग्रैब करने की। सो अभी आपने जैसे बताया कि टॉपर्स को किस तरीके से एग्जाम्स को प्रेजेंट करना चाहिए, आंसर राइट करना चाहिए, एंड देन वी डिस्कस की जो वर्ड लिमिट है फॉर ईच सब्जेक्ट किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। सो अभी अगर हम यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जिनको थोड़ा सा लर्निंग में जो लर्न हो गया उस टाइम पे उन्हें लगता है हाँ मुझे आता है आंसर, बट एग्जाम लिखने लगते हैं तब क्या लिखें भूल गए एकदम से, क्या पॉइंट है उसमें, आप क्या कुछ टिप शेयर करोगे? मैम ये टिप मैं उनका एग्जाम के टाइम पे जो बोलते हैं ना मैम, वो वही बच्चे बोलते हैं जो मगअप करते हैं, जो उसको चीज को समझ के करते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं भूलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज वेरी तो मैम ये बेस ही होता है बच्चों का, जो पैरेंट लर्नर हम बच्चों को बना देते हैं ना, वो प्रॉब्लम वहाँ एग्जाम के टाइम में जाके स्पून फीडिंग वाला जो सिस्टम है वो भी बहुत हाँ, स्पून फीडिंग का हुई है। तो मैम सबसे पहले हमें बच्चों को स्टार्टिंग एग्जाम का जो टाइम आना ना, वो मैम एग्जाम का टाइम की प्रिपरेशन पहले से हो जाती है। एग्जाम में क्या होना है वो प्रिपेयर आपको पहले करना है। आप बाद में बच्चों पे शाउट करो क्यों भूल गए, क्यों गंदे मार्क्स लाए, बट आप देखो कि अपने बच्चा जो भूल रहा है क्या आपने उसको वर्क पहले किया था, उसके पीछे का क्या रीजन है वो आपने कभी देखा कि आप उसके पीछे का रीजन ढूंढो, उस पर वर्क करो। वो इम्पोर्टेंट है। ब्लेम गेम इज वेरी इजी फॉर एवरीवन। किसी ट्यूशन टीचर पे या किसी स्कूल टीचर पे ब्लेम, स्कूल टीचर्स अच्छी नहीं पढ़ा रही है, ट्यूशन की मैम अच्छी नहीं पढ़ा रही, ब्लेम गेम इज वेरी बच्चा घर में कितना फोकस्ड होके पढ़ रहा है, पता चले घर जा रहा है वो पूरा टाइम भर खेलने में स्पेंड कर रहा है, रात को जस्ट आके हाफ एन आवर वो भी देखा या नहीं देखा, सो इट ऑल डिपेंड्स। बट हाँ ये चीज है कि प्रॉपरली पेरेंट्स को भी 100% अभी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों पे प्रॉपर फोकस करके टाइम स्पेंड करें कि हाँ बच्चों बताओ आपका कितना कितना सब्जेक्ट हो गया, क्या रह गया, कहीं आपसे चलो हम थोड़ा सा सुन लेते हैं, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिटन टेस्ट, चलो आप घर बैठे हो तो टेस्ट दे दो मैं हमारे सामने, आप बोलो याद नहीं कर रहा, बैठ के पढ़, तो वो क्या पढ़ेगा, कॉपी खोल के बैठा रहेगा, क्या होगा, सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो हमें जब हमको पता है कि हमारा बच्चे को क्या चाहिए,
या उसके कहाँ according- प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके Yes. अकॉर्डिंगली आपने वी हैव टू डील अकॉर्डिंगली। अब मैं बोलूं मेरा बच्चा लर्निंग में अच्छा नहीं है, मैं थप्पड़ मारूं उसको, तू याद कर, तू याद कर, तू याद कर, तो नहीं, बट आई नो शी इज गुड। अगर वो मैथ्स में अच्छी है तो इट मींस शी हैज माइंड। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम लर्निंग में आ है, रही है, बिकॉज शी कांट मग अप, मग अप नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। तो हमें अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका बच्चे को नीड क्या है। सबसे पहले तो उसको 10 बारी उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताओ, उसको 10 बारी वर्ड को बोलने के लिए बोलो, लिखने के लिए मत बोलो। बोलो कि उसको बोलो। इसको व्हेन ही इज रेडी टू स्पीक अप कि हाँ वो बोल पा रहे हैं, देन यू हैव टू ब्रेक दैट वर्ड। लाइक डेलिकेट को आपने DE में ब्रेक किया, उसको ब्रेक करके दो। देन उसके बाद ब्रेक करने के बाद साउंड फोनिक्स को यूज करके उसको लर्निंग कराओ। देन उसको लिखने के लिए बोलो 10 बारी। अभी तो वो प्रॉपर्ली लिख देगा। वो 10 बारी लिखेगा ना, वो दोबारा बोलेगा ही नहीं। बोल के भी उसके माइंड में आ रखा है दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, एंड अब इसको ब्रेक करके ऐसे ब्रेक बोलना है। करके मैम साउंड्स के साथ ऐसे बोलना है। इसे दे नो जा इज DE, लाइक CA TE। तो जब उसको ब्रेक करके दिया, जब उसको ब्रेक करके बोल दोगे बेटा आप बोल और लिख, पहले ब्रेक करके लिख फिर फुल सेंटेंस को लिख 20 टाइम्स। वो लिखना इज गुड। बट हम बोले कि डेलिकेट ऊपर लिख दे, उसको कॉपी कर करके लिखते जाओ, तो कोई उसका स्पेलिंग कोई फायदा नहीं उस चीज का। यहाँ पे जैसे भी हमने डिस्कस किया बच्चों के पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा सा पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताइए, सो दैट पेरेंट्स भी अपने आप का थोड़ा काम डाउन रहे और बच्चों को भी थोड़ा सा चिलैक्स करने के लिए रखें कि टेंशन मत लो यार, सब ठीक है। मैम पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी पेरेंटिंग टिप यही है कि बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए जी। एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम। अब सबसे बड़ी बात, बच्चे दूसरों से कंपेयर करते हैं पेरेंट्स। कंपैरिजन उसके तो 90% आ गए, उसके तो 95% आ गए, आपके 80 क्यों आए, आपके 85 क्यों आए। क्या कोई आज जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको पता है कि आपके उनको 10th में 12th में कितने मार्क्स आए थे? राइट। तो ये नहीं है कि जो 95 स्कोर कर रहा है कि वो उसको ही लाइफ में सक्सेस मिलेगी, 80 वाले को नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। तो आप अपने बच्चे की सबसे पहले देखो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है। यस, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टडीज में एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना पोटेंशियल वो वहां दे रहा है। तो उसके बच्चे की स्ट्रेंथ पे वर्क करो। अगर वो जिस चीज में अच्छा, लाइक वो स्टडीज में अच्छा है तो उसका भी एम वही है, तो आप भी अपना एम को वो बनाओ। अपने ड्रीम्स को उस पे मत थोपो, उसके ड्रीम्स को अपना ड्रीम बनाओ। बिल्कुल मेन थिंग इज उसका इंटरेस्ट किसमें है। अब जबरदस्ती बच्चा, चलो अभी तो अब 10th के बाद यही चीज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाएगा कि ठीक है 10th के एग्जाम आ गए, विच स्ट्रीम टू गो फॉर, राइट। तो अच्छा उसने तो कॉमर्स स्ट्रीम लिया या उसने साइंस स्ट्रीम लिया, तुम आर्ट्स क्यों ले रहे हो या तुम कॉमर्स में क्यों जा रहे हो व्हेन यू आर गुड एट साइंस। बट बच्चे का इंटरेस्ट जहां पर है, बच्चे का इंटरेस्ट है ठीक है अकाउंटिंग में, मैथमेटिक्स में, इफ दैट पर्सन इज गुड, इफ अ स्टूडेंट इज गुड, तो ठीक है जो बच्चे को चूज करना है वही पेरेंट्स को थोड़ा सा रखना चाहिए। लाइक कोई बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिव बच्चों को अगर आप कहो कि आप इस फील्ड में जाओ, भाई आप IT के सेक्टर्स में जाओ, तो वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक करेंगे क्योंकि उनका माइंड मैथ्स में उस लेवल का नहीं चलता। तो जब वही भी ना इंजीनियर बनना है तो वो उस लेवल का गुड इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, जो उनका अपना 100% पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं दे पाएंगे वहां पे। तो वो चीज बनाओ जो उसका दिल करता है, क्योंकि पैशन में, जब वर्क में पैशन होता है ना तभी वो वर्क सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। अब विदाउट पैशन वर्क सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो इंटेंशन से, वो एक टेंशन से ही लाइफ चलेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम 3 इडियट्स। बिल्कुल। सफलता कैसे चाहिए? नॉलेज के पीछे भागो, सफलता अपने आप पीछे आएगी, भाग कर आएगी। तो वही बात है कि आप लोग क्या करते हैं, हम सफलता के पीछे भागते हैं। सफलता के पीछे नहीं भागना, नॉलेज के पीछे चलना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि हमें पता है आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है बच्चों को एग्जाम्स में विन करने। मैम हमारी न्यूमरोलॉजी में हम बच्चों की बहुत हेल्प कर सकते हैं जी। लाइक मैम फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होती है, लाइक आप जैसे एग्जाम्स के टाइम पे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए लाइक हम नमस्ते करते हैं। नमस्ते का जो हमारी पोजीशंस होती हैं, लाइक हैंड को इस तरीके से वाइड करके आप इसको इस तरीके से टेबल पे प्रॉपर तरीके से रखेंगे। अच्छा, लाइक आपके पास, मैंने आपको बताया जब आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला जी, तो उस टाइम के पीरियड में आप अपनी आईज क्लोज करके अपनी जो फिंगर्स है उसको वाइड ओपन करके, लाइक थंब को इस तरीके से करके यू हैव टू दैट पोस्चर आपको इसमें रखना है। इससे आपका क्या होगा, जितना भी आपने पढ़ रखा है दैट रिकॉल्स इन योर माइंड। अच्छा, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हाइल द एग्जामिनेशन। ओके,
ओके। ये तो आपके एग्जामिनेशन की फर्स्ट ट्रिक हो हाँ। गई। एंड सेकंड ट्रिक मैम, जब भी बच्चा घर में पढ़े, ये जी। वास्तु की एक ट्रिक है जी। कि बच्चे की जो डायरेक्शन होनी चाहिए या तो ईस्ट या नॉर्थ फेस करके फेसिंग बच्चा पढ़ रहा है। फेस, ओके। तो वहां पे जो कंसंट्रेशन होता है बच्चे का हाँ, वो बहुत हाई अच्छा रहता लगता है। है। ठीक है। ईस्ट की तरफ उनकी डायरेक्शन रखें। डायरेक्शन। एंड मैम एक एजुकेशन टावर आता है, वो आप ओके। बच्चों के टेबल्स पे रख सकते हैं फॉर द ओके। कंसंट्रेशन, कि हाँ बच्चे अच्छा। का अच्छा फोकस लगे फोकस रहे। कंसंट्रेशन के लिए। पिकॉक फैदर्स अच्छा। बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। ओके। एंड जो स्टडी टेबल मैम बच्चों का वो वुडन का होना चाहिए। ओके। अगर रॉ वुडन है तो इट वेरी गुड, ओके। पेंट पे करवा दे तो वो भी ठीक है, ठीक लेकिन है। रॉ विल बी वेरी गुड। ऐसा भी देखा गया कई बार बच्चे बेड पे बैठ के आराम से बस एक छोटी वाली टेबल रखी वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। आई थिंक दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। नो मैम, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मैम स्टडी टेबल पे प्रॉपर स्टडी बैठ टेबल पे भी के। मैम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि स्टडी टेबल अगर आपका वुडन का है ना, जी। तो वुडन एलिमेंट्स ऑफ द गुरु 3 नंबर। अच्छा। तो किसी बच्चे के पास तो 3 नंबर नहीं होगा, हर बच्चे के पास तो 3 नंबर नहीं होगा, राइट। तो दैट इज इनडायरेक्ट रेमेडी अच्छा। टू एनहांस उनका एक्टिवेट 3 नंबर। कंसंट्रेशन और लर्निंग पावर को यस, एनहांस लर्निंग पावर को फोकस के लिए। ओके। तो वुडन एलिमेंट्स लाइक, वो वुडन कहते हैं ना कि एक आपका जो पेन पॉट होता है वो वुडन का अपने पास रखिए टेबल के ऊपर। अच्छा। वुडन फ्रेम्स रखिए। जी। तो वुडन एलिमेंट थोड़ा थोड़ा अपने पास जरूर रखिए। ठीक है। जब आप पढ़ने लगे आपके टेबल पे वुडन एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके। लाइक वुडन पेन होता है। हाँ, एक केसर का तिलक भी जैसे Yes, कहा जाता केसर है या मैम चंदन का, या हल्दी का हल्दी चंदन, का हाँ तिलक थर्सडे लगा को लें। बोलते हैं, लेकिन मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आप डेली लगाओ। डेली लगाओ। हाँ। और ये मैम टेस्टिमोनियल्स हैं। हाँ। बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लगाते थे, पढ़ते और पढ़ने लग गए। पढ़ने लग गए हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैम इफेक्ट तो करती है नहीं, थोड़ा सा नहीं मैम, हाँ। बहुत इफेक्ट करते हैं। ओके। होता ये है कि हम लोग ना छोड़ देते हैं छोड़ रेमेडीज देते को। हैं, रेगुलरिटी में नहीं कर पाते। हाँ। हाँ। सो अभी मैम ने मेरे साथ बहुत इम्पोर्टेंट सी एक सीक्रेट टिप शेयर किया है बच्चों के लिए। एक कोड है जो मेमोरी को एनहांस करता है और एक कोड है जो आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। ये दोनों जो कोड्स हैं इसको जानने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना पड़ेगा, वो मैंने इसमें वहां मेंशन कर दिया है, तो जरूर देखिएगा। और कैसे यूज करना है वो मैम बताएंगे। प्लीज मैम, जो कोड्स है वो कैसे बच्चों को मेंशन करना है? हाँ जी मैम, मैंने आपको 2 कोड्स दिए हैं जी। हर किसी को मैम 1 कोड यूज करना है, 1 टाइम 1 कोड यूज करना है। ठीक है। लाइक आप मेमोरी का कोड यूज करिए जो आपको प्रॉब्लम है। लाइक आपको अगर आप चीजें भूलते हो तो पहले मेमोरी का कोड यूज करिए। जी। लाइक आपको स्टडीज में फोकस चाहिए जी। तो फोकस का कोड यूज करिए। ठीक है मैम, यू हैव टू राइट दैट कोड बाय द ग्रीन पेन। ओके। आप किसी भी परमानेंट से कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपका हटता रहेगा। ठीक तो है। किसी आप लाइक और स्टूडेंट्स कहाँ पे मेंशन करना? हाँ जी मैम, स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स बैग्स पे लिख सकते हैं अपने। अच्छा। स्कूल बैग्स पे लिख सकते हैं। ओके। अपने मैम हैंड पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं। लाइक स्कूल जाना है तो हैंड पे अच्छा नहीं बट लगता। मेरे ख्याल से एग्जाम के टाइम पर भी ऐसा कुछ लिखा होना इज नॉट तो मैम टेबल पे लिख लीजिए। हाँ, टेबल पे लिख लीजिए जहाँ ग्रीन आप पेन बैठ, से। हाँ ग्रीन पेन से लिखना है। ठीक जिस है। टेबल पे आप बैठ के एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टेबल पे जी। लिख लीजिए। जी। एंड मैम घर पे जो आपका स्टडी टेबल है उस पे लिख लीजिए। हाँ। एंड मैम जो इम्प्रूव के लिए ना एग्जामिनेशन में जब नहीं जा रहे हैं तो अपने हैंड पे लिखिए। हाँ, जब वो लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, अच्छा लेफ्ट हैंड में किस स्पेशली मतलब मैम यहाँ हैंड पे? पाम पे लिख सकते हैं, कहीं उस पे कहीं भी, लेफ्ट हैंड में कहीं भी लिख लें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। एंड मैम जहाँ जहाँ पे मतलब एक आपकी ऑरा के पास होना चाहिए, लाइक 1 फीट बियॉन्ड योर ऑरा, उससे दूर नहीं। लाइक एक आप लाइक कोई फीमेल है उसका ज्यादा टाइम किचन में होता है, तो मैम वो किचन में लिख ले। अच्छा, ये खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वर्क फॉर किसी के लिए, एवरीवन। लाइक कोई चीजें रख के लेडीज होती है, चीजें रख के भूल जाती हैं। चश्मा यहीं भी लगा होगा तो भी ढूंढ रहे कहाँ पे है। दैट्स फॉर मेमोरी इंप्रूव का वो रख सकते हैं, मेमोरी उनकी एनहांस होगी। एंड दैट्स अ टेस्टिमोनियल्स मैम, ये इफेक्ट करता है, बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। और इसके और ज्यादा इफेक्ट्स करने के लिए आप इसको वाटर थेरेपी से यूज कर सकते हैं। लाइक उसमें आपको यू हैव टू टेक आपको क्रिस्टल बॉटल चाहिए एक। अच्छा। ग्लास वाटर भी ले सकते हैं, क्रिस्टल बॉटल भी ले सकते हैं। उसके बाद वाटर में आपको उसमें वाटर फिल करके आपको मून लाइट में रखना पड़ेगा। अच्छा। उसमें वही कोड लिख के, जो कोड को आप हैंड पे लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मून लाइट में रखिए। तो मैम वो कैसे, मतलब जैसे कि ये पेपर है, इस पे कोड लिखा, बॉटल के बाहर उसे लगा दीजिए, उसको टेपिंग कर दीजिए। अच्छा। ओके। ठीक है। उसके बाद आपने उसको मून लाइट में रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जब उठेंगे सबसे पहले जैसे वाटर ड्रिंक करना चाहिए हमें, एम्प्टी स्टमक, आपको वही वाटर ड्रिंक करना है। व्हेन व्हाइल यू आर ड्रिंकिंग द वाटर यू हैव टू मैनिफेस्ट
अच्छा मैनिफेस्ट लाइक आपको ऐसे करना है, आपको ये नहीं बोलना कि मुझे चीजें याद हो जाएंगी, अच्छा आपने ये बोला मुझे चीजें याद होती हैं, अच्छे मैं से पढ़ाई में ओके बहुत अच्छे से फोकस करती हूँ, ओके मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही हूँ। हाँ तो लाइक यू हैव टू मैनिफेस्ट कि ये काम हो गया, हो गया है यू आर गिविंग द हाँ सिग्नल्स टू यूनिवर्स कि ये तो काम हो गया, ये तो काम हो तो वो गया है पावर्स हाँ आपके पास हाँ, आएंगे। और थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी साथ में ऐड कर दे यस, हाँ तो मैनिफेस्टिंग इज अ मेन थिंग। मैनिफेस्ट हाँ करके यू हैव टू ड्रिंक द वाटर, ओके जितना पानी आपने पी लिया उसको उसी में आप वाटर को रिफिल करते जाइए, ओके क्योंकि आपको पता है कि वाटर वैसे भी हमें जो हाँ ग्लास बॉडी वाटर है हाँ उसी में पीना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तो आप उसी में फुल डे अपना वाटर पीजिए। ओके लाइक स्कूल जो बच्चे नहीं ले जा सकते हैं हाँ क्योंकि बिल्कुल वाटर ग्लास हाँ बॉटल में ग्लास टूट बॉटल जाती है है, तो घर पे भी आके आप उसी वाटर बॉटल में पानी पीजिए, ठीक है उसी को रिफिल कीजिए, हाँ नाइट में फिर वॉश करके जी क्लीन वाटर दोबारा से डाल के बाहर रख दीजिए मून हाँ लाइट में। हाँ आई थिंक ये टिप सब पेरेंट्स को जरूर करनी चाहिए। तो आप पेरेंट्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने टेस्टिमोनियल्स प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करिएगा एंड हम लोग इसके बाद एक आपको क्या करेंगे, जैसे कुछ इश्यूज रहते हैं प्रॉब्लम्स रहती हैं बीट बीपी माइग्रेन, उसके लिए भी आपके साथ हम लोग कोड जरूर शेयर करेंगे। सो मैम को हम लोग एक बार जरूर दोबारा इनवाइट करेंगे जहां पर हम लोग न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पे लेके डिस्कशन करेंगे एंड जो आपको पता है जैसे जो मूलांक है क्या बेनिफिट है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी में, उन सब चीजों के बारे में भी मैम के साथ डिस्कस करेंगे एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। इतना अच्छा हम लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है एंड चेरी ऑन द केक इज हमें न्यूमरोलॉजिकली भी काफी कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक्स मैम, थैंक्स।